to Nation Now. In this we talk about the news affecting the nation, Maharashtra, UP and Mumbai. As I say, in every system there is a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. There has to be a congruence, they say, there has to be a congruence between the way the people make wealth and the way they govern themselves. If the economic and political systems are dissimilar, one will eventually destroy the other. We welcome esteemed guests in our studios today. We welcome Advocate Inderpal Singh Ji from NCP, Sharad Pawar Ji. Inderpal Singh Ji, welcome to the show. We welcome Dr. Pooja Mishra Ji from Samajwadi Party. Pooja Mishra Ji, please welcome to the show. Dr. Aviral Malik Ji from the Bharatiya Janata Party. Aviral Malik Sahab, welcome to the show. Namaskar. We start with you, Inderpal Singh Ji. Advocate Inderpal Singh Ji, Sunitra Pawar Ji has been appointed the Deputy Chief Minister of Maharashtra, the first woman Deputy Chief Minister of Maharashtra. How is everything going on in the NCP? किस प्रकार से आप देखते हो? Advocate Inderpal Singh Ji. प्रदीप नाम्बियार जी, ये ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ये, और डेप्यूटी सीएम हम सत्ता में महायुति में हैं, और महायुति में रहने के कारण हमारे पास एक डीसीएम पद है, और वो डीसीएम पद हमारा है, और सत्ता में हम उनके साथ में इलेक्शन लड़े हैं, और इलेक्शन में हमने हर जगह उनके साथ में मित्रता दिखाई है। तो ये महायुति की सरकार है, और महायुति में ये डेप्यूटी सीएम का पद आकस्मिक निधन जो हुआ माननीय अजीत दादा पवार साहब का, ये बहुत ही बड़ी एक्सीडेंटल डेथ हुई, अनफॉर्चुनेट फॉर द ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र. We have seen that. So thereafter it need to be filled immediately, and the party has taken the very right decision at the very right time, Nambiar ji, and it was the ये वक्त की आवाज़ है, आप बोल सकते हैं नाम्बियर साहब, और ये बिल्कुल राजनीति में आम एक दिन का भी कैसा होता है कि राजनीति एक ऐसी जगह है जहां आपको गवर्नमेंट रन करना है, और गवर्नमेंट जो रन करना है वो लोगों के लिए करना है और लोगों के कामों के लिए करना है। तो लोगों के काम आप प्रलंबित नहीं कर सकते। आपके यहाँ निधन हुआ है तो आप उस पोस्ट को बहुत लंबा लोगों के हित में आप उसको वेकेंट नहीं रख सकते, और ये डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल है, तो उनके लिए ही काम करना है, उनके ही विकास की सोचना है। तो उस दिशा में संगठन ने आज माननीय दिलीप वलसे पाटिल साहब ने प्रपोज किया, माननीय छगन भुजबल साहब ने सेकेंडेड किया, और जितने भी एमएलए थे सभी के सभी 41 एमएलए ने साइंड किया हुआ लेटर और प्रस्ताव है। और सबसे पहले सुनित्रा वैनी को गट नेता माना, अपने विधिमंडल का नेता उन्होंने स्वीकार किया। विधिमंडल का नेता ही डीसीएम होता है, एंड देन देयर आफ्टर शी sworn the oath as a first woman DCM. It's a matter of proud for the Maharashtra and for the India. हम लोग वुमन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वुमन को ऊपर लाने की बात करते हैं। राजा राम मोहन राय के ज़माने से हम कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाए, महिलाओं का सर्वोच्च सम्मान होना चाहिए। हमारी देश की जो प्रेसिडेंट है महिला है, एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी, तो महिलाओं को कहीं तो भी उच्च सम्मान और भी मिलना चाहिए। पार्टी सेकुलर पार्टी है और हर समय हर एक के हित का काम करती है, इसीलिए हमने फैसला लिया और सभी विधायकों ने उन्हें अपना नेता चुना, और आज उन्होंने डीसीएम पद का अपना शपथ ग्रहण की है। एडवोकेट इंदरपाल सिंह जी, बात यह है कि एवरीबॉडी इज प्राउड दैट फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, ये यहाँ तक ठीक है। शरद पवार साहब ने पहले ही सवेरे सवेरे अर्ली मॉर्निंग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के ही सेड आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, मुझे कुछ नहीं मालूम है डेप्यूटी सीएम, बिकॉज किस प्रकार से आप देखो, शरद पवार इज अ आइकन, इज अ ग्रेट लीडर। शरद पवार साहब का इस प्रकार से कहना आप किस प्रकार से देते हो? इज इट गुड फॉर द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ द एनसीपी? मर्जर की भी बात हो रही थी। नाम्बियर सर, ऐसा है कि माननीय शरद पवार साहब जो है
वो सर्वोच्च लीडर है, हिमालय जैसा बड़ा कद है उनका। और ये जो भी है, एक परिवार में वो परिवार के मुखिया है। परिवार अलग होता है, राजनीति अलग होती है। आप परिवार की हर सुख दुख की घटनाओं को राजनीति से लिंक नहीं कर सकते। आपको परिवार की कई बातें, सेंसिटिव बातें होती हैं। पवार फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है। आपको पता है कितने ब्रदर, कितनी सिस्टर, फिर उनके कितने बच्चे वगैरह, सब मिलाकर एक बहुत बड़ा परिवार काटेवाड़ी में है। तो ये परिवार का अपना अपना मेल जोल होता है। परिवार में सब एक हैं, कोई संदेह नहीं कि परिवार में किसी प्रकार का रोष है या दे आर डिसअपॉइंटेड। इट्स नॉट लाइक दैट। सो आई डोंट बिलीव दैट कि शरद पवार साहब ने ऐसा कोई स्टेटमेंट तो ऐसा जो आ रहा है, वायरल हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो तो उसी दिन जिस दिन दादा की अस्थियों का विसर्जन हुआ, वो नेक्स्ट डे उन्होंने फार्मर्स की नेक्स्ट कुछ आवर्स के बाद उन्होंने फार्मर्स की मीटिंग ली। इससे आप जान सकते हैं कि कितना लीडर को दुख जो है वो अपने सीने में दबा के रखना पड़ता है और लोगों के काम करने पड़ते हैं। तो पवार साहब तो फादर फिगर टू हिम थे, हैं। तो उन्होंने ये कितना बड़ा दुख उनको हुआ है कि अजीत दादा उनकी आंखों के सामने चले गए। उसके बाद में भी पवार साहब इमीडिएटली फार्मर्स की समस्या के लिए खड़े हो गए। सी द क्वालिटी ऑफ द गुड लीडर। सो ही इज अ वेरी स्ट्रांग, वेरी गुड लीडर इन फैक्ट। सो परिवार में कोई भी इस प्रकार का वाद विवाद नहीं है। परिवार पूरा एक है। आज उनकी हेल्थ का प्रॉब्लम है, ये भी तो स्टेटमेंट है नामियार साहब जी। आप देखिए कि पवार साहब ने खुद कहा है कि आई कैन नॉट ट्रैवल मोर, मेरी हेल्थ का प्रॉब्लम है और मैं नहीं आ सकता। तो अगर पवार साहब नहीं आ सकते तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते। उनकी हेल्थ का एक बड़ा इश्यू है, इसीलिए उन्होंने आज की शपथ विधि में उनकी अनुपस्थिति दिखी। लेकिन ये हम मानते हैं कि उनका आशीर्वाद सुनित्रा वहिनी को आज मिलना चाहिए था। I want to talk to Dr. Pooja Mishra ji. Dr. Pooja Mishra ji, how do you see the entire thing? Akhilesh Yadav is a proud moment for Maharashtra. Maharashtra के लिए एक बहुत proud moment. The first time Deputy Chief Minister is a woman Deputy Chief Minister in Maharashtra. अखिलेश यादव जी ने कहा कि मुझे इंक्वायरी, आई वांट एन इंक्वायरी अजित पवार जी का एक्सीडेंट के हिसाब से. Mamata Banerjee has said she wants an inquiry. The Congress has demanded an inquiry. Dr. Pooja Mishra ji, how do you see the entire episode turning up? बोलिए डॉक्टर पूजा मिश्रा जी. आपको नमस्कार और पैनल में जितने प्रवक्ता सभी को नमस्कार. और जो है हमारी अजीत पवार जी को श्रद्धांजलि. और अभी सुनीता पवार जी जो डिप्टी सीएम बनी है उनको बहुत बहुत बधाई भी, और उनके साथ में हम लोग खड़े हैं. लेकिन ये आपको नहीं लगता प्रदीप जी कि जब जो है अजीत पवार जी लगातार बीजेपी के अगेंस्ट आ रहे थे, और आपने भी शायद हो सकता है वो हेडलाइन चलाई होंगी जिसमें ये हेडलाइन रही होंगी, क्या अजीत पवार की अब भाजपा को आवश्यकता नहीं है. तो जब लगातार मुखर होकर के भाजपा के अगेंस्ट में वो कह रहे थे उनके पास में प्रूफ है, उन्होंने कहा कि उन्होंने फाइल ही रोकी जो करोड़ों के घोटाले कर रहे थे जैसे उनके पास में आई. तो आप सोचिए जो व्यक्ति बार बार करप्शन के चार्जेस लगा रहा है वो कह रहा हो कि हमारे पास में बहुत सारे प्रूफ है, और अचानक से उसके साथ में इस तरीके की घटना हो जाए तो इंक्वायरी होनी चाहिए. बहुत जरूरी चीज है कि अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो है उनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे, that were all of anti-BJP. He was talking about the corruption, he was talking about proofs he has, and after that कि हम सडन सुनते हैं कि उनके जो है जो एयरक्राफ्ट थी जो भी लैंडिंग के समय में उसका इस तरीके से हो जाता है और वो उनकी देहांत हो जाती है. तो जांच मुझे लगता है कि होना ही चाहिए. अगर कोई जो है सीनियर लीडर की इस तरीके से देहांत हो जाती है तो उस पर जांच होना चाहिए. मैंने देखा अभी चालू किया गया हुआ था कि वो पायलट जो है ही वाज कहीं उस पहले भी ड्रंक किया हुआ था, उसके ऊपर बहुत जो है चार्जेस लग चुके हुए थे, तो फिर उनको क्यों बनाया उनके फ्लाइट का जो है पायलट. जब ऐसा उसके साथ में कई बार हो चुका हुआ था तो हटा देना चाहिए था, लेकिन नहीं हटाया आपने शायद रखा होगा कि जब कभी कुछ ऐसा हमें करना होगा तो हम करके इसके पायलट के ऊपर में जो है नाम डाल करके एक तरफ साइड हो जाएंगे. इस पे डिस्कशन नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में क्या रीजंस रहे हैं, उसमें क्या फॉल्ट आ गए हुए हैं. रादर देन हमने देखा कि सडन जब डैमेज हो गया अजीत पवार जी का
उसके बाद में डिस्कशन जब चालू हुआ कि हाँ फ्लाइट को इतना धुंध हो गया, जस्ट इट वाज अ 40 मिनट ऑफ द फ्लाइट, और उसमें जब लैंडिंग के समय इतना धुंध हो गया कि वो इतना डिसबैलेंस हो गया कि खत्म ही हो गया। और उसके बाद में जो न्यूज चैनल्स हैं, जो खबर आ रही हैं, उन पे ये डिस्कशन नहीं चल रहा है कि ब्लैक बॉक्स में क्या निकला, क्या फॉल्ट था, रादर देन दे आर डिस्कसिंग कि जो पायलट था, वो पायलट की जो है पहले से भी ऐसी हरकतें रही है, ही वाज नॉट सिंसियर पायलट, व्हाट द चैनल्स आर डिस्कसिंग। If he was not a sincere pilot, then why he was flying one of the significant डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम को वो लेकर के पायलट जा रहा है, और न्यूज चैनल चला रहे हैं अभी कि नहीं वो पायलट जो है इनकॉम्पिटेंट कह सकते हैं, या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के बहुत सीरियस नहीं था। तो ये जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए। अगर कोई गंभीर, अभी आज डॉक्टर पूजा मिश्रा अपने चैनल में बोले कि नहीं मेरे पास में इस नेता के खिलाफ में इस तरीके की सबूत है, और 4 दिन बाद में अगर बिल्कुल, और ऐसी डेथ होती है, एक्सीडेंटल डेथ होती है, इस तरीके से नहीं कि कोई नेचुरल डेथ होता है, एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो उस पर जांच होनी चाहिए। जांच होकर के जो सच है वो सामने आना चाहिए, सबको अधिकार है सच जानने का। और समाजवादी पार्टी जो है इसीलिए कह रही है कि इस पे जांच एक तरीके से हो जानी चाहिए, ताकि सच्चाई सबके सामने आ बाहर की इसके था क्या रीजन से ऐसे कैसे हो गया। जब जो व्यक्ति बात कर रहा था जिसके पास सबूत है, ही हैज पेन ड्राइव्स एंड ही हैज अ लॉट ऑफ प्रूफ जो ये साबित करता है कि कब कहाँ कितने घोटाले हुए हैं। We welcome Syed Nasir Hussain Saab from the Indian National Congress also. I will go first to Dr. Aviral Malik Saab. Dr. Aviral Malik ji, Prime Minister Modi ji has congratulated Sunitra Pawar ji. He said the first woman Deputy Chief Minister of Maharashtra, गर्व की बात है. But continues जिस प्रकार से India Alliance की तरफ से inquiries का demand, Mamata Banerjee wants an inquiry, Akhilesh Yadav ji wants an inquiry, Congress wants an inquiry. एक तूफान सा एक है कि जिस प्रकार से, हाउ डू यू सी इतने जल्दबाजी में हर चीज हो रहा है? डॉक्टर अविरल मलिक जी फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी। यस यस, देखिए आज वो महाराष्ट्र प्रदेश की उप मुख्यमंत्री बनी है, हम सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से ये नारी सशक्तिकरण की ओर, महिला सुरक्षा, एक तरीके से नारियों को एक तरीके से मजबूत करने की ओर निश्चित रूप से एक बड़ा कदम है, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय अगर बात कर ली जाए ये घटना की, जो घटना घटित हुई अजीत दादा हम सबके बीच नहीं है, बहुत ही दुखद है। और उसके साथ साथ पूजा मिश्रा जी ने कहा कि जांच होनी चाहिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। जांच होगी, डंके की चोट पर होगी, और दूध का पानी का पानी होकर सामने आएगा, और सामने आना भी चाहिए। और वो एक तरीके से डिप्टी सीएम थे, वरिष्ठ नेता थे। और जहां तक विषय एक तरीके से इस घटना का बहुत ही दुखद है, हृदय विदारक है, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से महाराष्ट्र प्रदेश की राजनीति का, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी एनसीपी पूर्ण रूप से मजबूती के साथ आगे बढ़ती रही है और बढ़ेगी, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं। बट शरद पवार जी का सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाउ डू यू सी डॉक्टर अविरल मलिक जी की? मुझे इन्फॉर्म नहीं, एक तो फैमिली है, ही इज द बिगेस्ट हेड ऑफ द फैमिली, उनको कुछ खबर नहीं है, अचानक इनको अपॉइंट किया जा रहा है, पार्टी कुछ और ले रहे हैं, मर्जर की बातें हो रहे थे, अजित पवार had conducted a lot of meetings when merger of the parties were concerned, और अचानक दो तीन तीसरे दिन सुनेत्रा पवार, what was the urgency? ये क्या urgency था? What was the crisis? जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से सुनेत्रा पवार जी का, इसमें क्राइसिस वगैरह की मैं समझता हूँ किसी रूप में बात नहीं आती है सामने। यहाँ पे स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं एनसीपी अजीत दादा पवार गुट के, उन्होंने एडवोकेट साहब ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस विषय को क्लियर कर दिया। उसके बाद कोई इसमें संदेह नहीं रह जाता। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा जो उनके कोटे में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का जो दायित्व है वो उनके पास निश्चित रूप से है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। जो कुछ लोग इसमें एक तरीके से बहुत बड़ी राजनीति ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो इस प्रकार का कुछ नहीं है। और ये दुख के पल है, अजीत दादा हम सबके बीच नहीं है, वो डिप्टी सीएम के रूप में मजबूती के साथ महाराष्ट्र प्रदेश को लीड कर रहे थे, आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो या फिर एक तरीके से महाराष्ट्र प्रदेश के निर्माण और विकास का विषय हो, तो मजबूती के साथ उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र प्रदेश आगे चल रहा था। पूरा महाराष्ट्र आज दुखी है और पूरा देश दुखी है, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और जहां तक विषय एक तरीके से इस घटना का, ये किस प्रकार से हुई, इसके पीछे क्या क्या कारण रहे होंगे, तो उसकी निष्पक्ष जांच होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, और उसके बाद बिल्कुल सामने आएगा। Syed Nasir Hussain Saab from the Indian National Congress. The first a proud movement है, the first woman deputy chief minister of the state.
Syed Nasir Hussain Saab. But you are asking for an inquiry. Akhilesh Yadav ji is asking for inquiry. Congress is asking for inquiry. Various parties are asking for inquiries. Syed Nasir Hussain Saab, is something not right? Why the sudden burst of inquiry हर पार्टी जो इंडिया अलायंस के इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द कांग्रेस? सैयद साहब, शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, वी कैन हियर यू सैयद नाज़िर। मुझे रिपीट आ रही है। हेलो, वी कैन हियर यू नाज़िर हुसैन साहब, वी कैन हियर यू। ओके। नहीं, आज शपथ हुई, सबने देखा, आपने भी देखा, हमने भी देखा, और संवैधानिक तरफ से कोई गलत नहीं है, संवैधानिक हिसाब से एकदम सही है। मगर महाराष्ट्र की जो परंपरा है उसके हिसाब से ये सही नहीं लगा मुझे, नहीं, एक व्यक्तिगत के तौर पे पूरे महाराष्ट्र की आवाम को सही नहीं लगा होगा, क्योंकि अभी आग को जले हुए 2 दिन भी नहीं हुआ। अब महाराष्ट्र की सरकार ने खुद ही 3 दिन की राज्य घोषित किया था कि शोक रहेगा, राष्ट्र पूरी झंडे झुके रहेंगे। तो ना महाराष्ट्र में इतनी बड़ी कोई अभी जल्दबाजी थी, ना सरकार कोई खतरा था, ना कुछ ऐसी थी, क्योंकि उनकी जितनी भी विभाग थी उनके डेथ के बाद ऑटोमेटिकली ट्रांसफर सीएम के पास हो जाता है। तो ऐसी कोई संकट नहीं थी जो महाराष्ट्र को दिख रहा हो। पर क्यों जल्दी में लिया गया हो, नहीं लिया गया हो, ये तो उनके पार्टी के लोग जानते होंगे या वो जानते होंगे। पर ये जो हो रहा था, इवन शरद पवार साहब ने खुद ही ऐलान कर दिया कि मुझे इसकी मालूमात नहीं है। तो अब ये बात यहीं खत्म हो जाती है कि ये पूरे गोपनीय तरीके से हुआ होगा, कि जब परिवार के मुखिया को कुछ पता नहीं है तो हम जैसे लोगों को क्या मालूम होगा। है, मैंने क्योंकि देखा है सुप्रिया सुले जी को, मैंने एक लेख भी लिखा है आज कि वो एक तन्हा लेडी थी जो पूरे परिवार को संभाल रही थी। भाई क्या बोल सकते हैं, जवानी भाई था उनके सामने, एक चिता सामने पड़ी है और वो घंटों खड़ी रही, पूरे परिवार को हौसला दे रही थी, आंखें नम थी, फिर भी परिवार को संभाल रही थी। जब उस बहन को आज नहीं बुलाया तो हमें क्या पता कि क्या खता हुई, क्या नहीं हुआ। रही इंक्वायरी की बात, तो हमने कई बार कहा कि डीजीसीए अपना काम मुकम्मल नहीं कर रहा है, क्योंकि अहमदाबाद का आप सबके सामने है कि किस तरह से पायलट के ऊपर एलिगेशन करके मोहन नायडू जी निकल जाते हैं, कोई पब्लिक नहीं होता है। और उसकी सुनवाई आज से 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी कि पायलट संघ ने ही एक पीआईएल जमा किया है कि इस तरह के प्लेनों में पायलटों पे एलिगेशन लगा के सरकार अपनी हाथे जो लेती है, सरकार अपनी दामन बचा लेती है। ये पायलट के संघ सुप्रीम कोर्ट में गए। तो इसी प्रकार के एक इतने बड़े वीआईपी थे, एक सिस्टम से सवाल किया गया कि एक राज्य का उप मुख्यमंत्री ट्रेवल कर रहा है और मौसम सही नहीं है, उसे परमिशन नहीं देना चाहिए। डीजीसीए की नाकामी है। और इस बात से शायद कोई भी पैनलिस्ट यहाँ बैठा हुआ इनकार नहीं कर सकता है कि यह खता हुई है। पर एक इंसान की जान चली गई। एक लाइन कहते हैं, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना तुम्हें, तुम ही सो गए दास्ता कहते कहते। तो आज जो हमसे पिछड़ गए वो शायद कभी नहीं आएंगे, क्योंकि एक सेकुलर की महक थी उनके अंदर, एक जो राज्य में साफ बोलने वाले शख्सियत थी। हम लोगों ने साथ में उनके काम किया है तो हमें पता है वो किस इंसान के शख्सियत है। ऐसे शख्सियत के जाने के बाद कुछ सवाल अगर ऑपोजिशन उठाता है तो ये उनके मोहब्बत में उठाता है, कोई राजनीति नहीं करता है। इसमें कोई राजनीति नहीं है। किसी की भी जान जाए, हम सब एक जमात के लोग हैं। किसी भी पॉलिटिकल शख्सियत की अगर जान जाती है तो इसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी को लेनी होगी। आज डीजीसीए ने अगर सही काम किया होता, अगर उन्हें वो एटीएस को सही इंटरेक्शन हुआ, उनको परमिशन नहीं मिलता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। और उस जान को बचाने की क्यों नहीं कोशिश की गई, क्या हुआ ये तो कुदरत को पता है, मुझे नहीं पता है। ये डीजीसीआई को इंक्वायरी करके ये पब्लिक में डालना चाहिए। यही एक हम सब की मांग है, यही लीडर मांगता है, यही ओपोजिशन मांगता है, ये तमाम महाराष्ट्र के लोग मांगते हैं। ये सवाल अपने आप में जिंदा है कि आखिर हुआ क्या है। अचानक इस तरह से हादसा हो जाए तो सभी के लिए बोलते दुख की घड़ी है। महाराष्ट्र के आंखों की अभी बोलते हैं ना, आंखों की आंसू भी नहीं सूखे। और फिर मैं देखता हूँ कि ये शपथ हो रही है, ये ओथ हो रही, ऐसी कौन सी संकट आ गई। ये बोलते हैं संवैधानिक सही है, उन्हें लेना चाहिए, उनके पार्टी का राइट है, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर परंपरा के खिलाफ जा रहा है, बस इसके लिए हमें ऑब्जेक्शन। बट नासिर हुसैन साहब, सीआईडी इंक्वायरी
फडणवीस साहब ने ऑर्डर कर लिया, यू गॉट डीजीसी इंक्वायरी, अलग अलग 3-4 अलग अलग प्रकार के इंक्वायरी है, फिर भी क्या मन में आपका डाउट है कि ये बिल्कुल सर, देखिए क्या है, इंक्वायरी होता है मगर इंक्वायरी की रिपोर्ट पब्लिक को नहीं की जाती है। आज ये हादसा हुआ, हम सब इंक्वायरी की बात करते हैं, चंद दिनों के बाद ये सारी पेजों पे एक धूल बैठ जाती है, फाइलें बंद हो जाती है, ये हमारे आप तक नहीं आती। मैं कहता नहीं, ये ऐसी जख्म है, ये जख्म तो भर जाएगी, वक्त सबसे बड़ा मलहम है, मगर इसकी निशान जो छोड़ के गई है शायद कि कभी ये खत्म नहीं होगी। ये क्योंकि अजीत पवार एक शख्सियत थे जो महाराष्ट्र में सब बोलते, शरद पवार साहब के बाद अगर कोई सीनियर लीडर है तो शायद अजीत पवार साहब ही थे, जिसको सभी रिस्पेक्ट करते थे, हर पार्टियों से उनके अच्छे रिलेशन रहे। आज उस शख्सियत का चले जाने के बाद अगर कुछ सवाल उठा रहा है तो इसलिए उठा रहा है क्योंकि अहमदाबाद का प्लेन हादसा हुआ, आपसे मैं पत्रकार है, मैं पूछता हूँ क्या मोहन नायडू जी ने बोला कि पायलट की खता रही, क्या पायलट की खता थी? मुझे नहीं पता है, ये नायडू साहब को। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है फिर हम उस पर देखते हैं। मगर जो आज डीजीसी अगर मुकम्मल कर रही होती तो किसी वीआईपी का एक प्रोटोकॉल, एक सिस्टम होता है, वो ट्रेवल करने से क्यों, मैं बार बार कहता हूं ये मौसम नहीं है जो बदल जाएगा, ये मैकेनिज्म था, इसे सुधारा जा सकता था। मौसम को आप नहीं रोक सकते थे पर मैकेनिज्म को तो आप सुधार सकते थे। ये आपके हाथ की चीजें को आप अगर नहीं रोक पाए तो कैसे मैं कहूं कि ये सही है या गलत। मैं बार बार कहता हूं इस पर अच्छी इंक्वायरी करिए, एक पब्लिक रिपोर्ट है, ताकि इस तरह के हादसा दोबारा ना हो, हमारे बीच से हमारे जमात के लोगों की, या आम हो या खास हो, किसी की जान ना जाए। ऐसे हादसों से अगर जान जाता है, ये महाराष्ट्र का, ये देश का नुकसान है। इंद्रपाल सिंह जी 4 अलग अलग प्रकार के इंक्वायरी ऑलरेडी लॉन्च कर दिए गए, बट पीपल आर नॉट हैप्पी। एक सस्पिशन है, प्रश्न है, बिकॉज पहले इंक्वायरीज में हमने देखा कि नथिंग हैज कम अप, पायलट एरर बोल के फाइल को क्लोज कर दिया, पायलट बोर्ड चले गए, बोले कि व्हाई यू आर ब्लेमिंग द पायलट्स। हियर यू गॉट अजित पवार जी, बार बार दूसरे एंगल्स आ रहे हैं। आज जयंत पाटिल जी, शशिकांत शिंदे जी, शरद पवार साहब ने कहा अकेले अजित पवार जी ने सबसे मीटिंग किए थे, एंड जयंत पाटिल जी कह रहे कि मर्जर की बात हुआ था एंड ओनली अजित पवार जी वॉज प्रेजेंट, नन ऑफ द अदर फ्रॉम द एनसीपी अजित पवार वॉज प्रेजेंट। जयंत पाटिल जी का कहना है कि अजित पवार जी ने कहा कि मेरा आना बहुत हो गया, मैं सबको कन्विंस कर लूंगा ऑफ द मर्जर। नाउ एवरीबडी फ्रॉम अजित पवार फैक्शन सेज मर्जर फॉर ओनली जिला परिषद पोल्स, दूसरा कोई मर्जर के बातें हुआ नहीं। ना हाउ डू यू सी, शरद पवार साहब एक कह रहे हैं, शशिकांत शिंदे जी कुछ कह रहे हैं, जयंत पाटिल जी कुछ कह रहे हैं, छगन भुजबल साहब कुछ और कह रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल जी कुछ कह रहे हैं, इंद्रपाल सिंह जी, एडवोकेट इंद्रपाल सिंह जी। On the issue of merger, I don't think there is any specific statement of Honorable Sunil Tatkare, our Maharashtra President, और ना ही प्रफुल्ल पटेल साहब ने कभी मर्जर की कोई बातों के ऊपर रोशनी डाली है। वो एक स्पेसिफिक इलेक्शन था कॉरपोरेशन का, जिसके लिए हमने कई जगहों पे उनके साथ में युति की है। लेकिन अब आगे के लिए ये जो अभी वीडियो दिखा रहे हैं आप, इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ माननीय शरद पवार साहब गुट के ही सभी नेता मौजूद हैं। अब उसमें हमारे लाडले जो नेता थे हमारे अजित पवार साहब, वो एकमात्र वहाँ हैं, और कोई मर्जर की बात इस तरह से वहाँ हो नहीं रही है, या कोई ऑडियो उसका ऐसा अवेलेबल नहीं है जिससे इस वीडियो को मर्जर से कनेक्ट किया जाए। यू कैन नॉट कनेक्ट एनी मटीरियल फ्रॉम हियर एंड देयर। तो दिस इज द, आई डोंट थिंक व्हाई द मीडिया इज कनेक्टिंग दिस with the merger of the party, and they claim that there is a meeting of merger. I don't think this can be a meeting of वो जो पूना में हमारी उनके साथ में युति हुई वो हो सकती है। और उस समय ये वीडियो तो 17 तारीख का है, अगर आपको पता हो तो 17 जनवरी का है। तो उसके बाद तो हमारा कहीं ना कहीं उनके साथ में इलेक्शन हमने साथ में लड़ा है, और अभी वो नहीं है। और उनके अलावा पार्टी के सीनियर लीडर जो बचते हैं, माननीय प्रफुल्ल पटेल साहब और सुनील तटकरे साहब, छगन भुजबल साहब, इनमें से भी कोई नहीं है कि जो मर्जर की बात की पुष्टि कर सके। अब ये मर्जर होना नहीं होना, ये पूरे 41 जो हमारे एमएलएज हैं, पार्टी के जो संगठन में सक्रिय बड़े पदों पे हैं,
हम जैसे सभी लोग हैं, ये सभी को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा और उसके बाद में जो सर्वोच्च निर्णय पार्टी लेगी, जो माननीय प्रफुल्ल पटेल साहब लेंगे, सुनित्रा वैनी अभी डेप्यूटी सीएम है और जो हमारा विधानसभा है उसकी गट नेता है, इलेक्टेड गट नेता है, अभी उनका से भी बहुत मायने रखता है। तो ये सभी चीज़ें अभी पार्टी में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्टी बाई लॉ से चलती है और ये सभी को लेकर चलती है। तो ये अभी कोई भी डिसीजन इन लोगों ने शायद अभी नहीं लिया है और मेजॉरिटी ऑफ एमएलए अभी के डीसीएम सुनित्रा वैनी और पार्टी प्रेसिडेंट हमारे ऑनरेबल सुनील तटकरे जी और हमारे वर्किंग नेशनल प्रेसिडेंट जो है प्रफुल्ल पटेल साहब ये निर्णय लेंगे। पर अभी इन बातों को ठीक नहीं लगता कि इन बातों के ऊपर कोई रोशनी डाली जाए। Now I want to ask Syed Nasir Hussain साहब, 2 मिनट में you want to retort, आप उंगली उठा रहे, बोलिए बोलिए, then go to डॉक्टर पूजा मिश्रा, बोलिए बोलिए नासिर हुसैन साहब। इंद्रजीत जी कह रहे हैं कि मर्जर की बात हुई या नहीं हुई, सुनील तटकरे साहब नहीं थे या प्रफुल्ल पटेल साहब, पर सबसे बड़ी शख्सियत वहां पे अजीत पवार साहब थी और वो कह रहे हैं कौन, इनके सबसे बड़े नेता शरद पवार साहब। तो आज इंद्रजीत जी क्यों शरद पवार साहब को झूठा करार देना चाहते हैं, इंद्रपाल सिंह, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो इस देश के सबसे सीनियर लीडर है। अगर वो कह रहे होंगे तो सही कह रहे होंगे और ये बात तो मीडिया में कई दिनों से चल रहा था, ये हम लोग नवंबर अक्टूबर से सुनते चले आ रहे थे। मगर आज शरद पवार जैसे शख्सियत को यहाँ पे लाइव चैनल पे झूठा करार दिया गया, इस पे मुझे ऑब्जेक्शन है। शायद इंद्रजीत जी को सोचना चाहिए आप किसके बारे में कह रहे हैं। वो उस परिवार के उस मुखिया के लिए जो उस अग्नि के सामने बैठा था, वो परिवार जो उनके गमों में शामिल था, वो उनके साथ चल रहा था, वो क्यों झूठ बोलेगा। हो सकता है वो मर्जर करना नहीं करना ये दो परिवार दो पार्टियों की बात है, मगर आप उन्हें डायरेक्ट झूठा करार दें, इसका मुझे ऑब्जेक्शन है। धन्यवाद। You want to answer to that? मेरा ये कहना है कि इस वीडियो को कहीं से आप कनेक्ट नहीं कर सकते, पुष्टि नहीं। वीडियो की बात नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव उन्होंने बोला शरद पवार साहब ने, इसकी बात कौन सच बोल रहा है, ये इस यहाँ का मुद्दा वो नहीं है। मैंने नहीं कहा कि पवार साहब झूठ बोल रहे हैं, मैंने कहा कि ये वीडियो उस बात की पुष्टि नहीं करता है, मेरा यही कहना है। और उसकी तो शरद पवार साहब ने कर दी तो मर्जर का है ना सर, अब वीडियो मायने नहीं रखता है ना। जब शरद पवार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलेआम कह दिया तो बात ही खत्म हो जाता है। वो लेंगे तो मर्जर पॉइंट जो है, हमें तो, हम अभी अजीत दादा गुट में है तो हमें तो उनके साथ में रहकर उनकी हर बात में सहयोगी होकर उनकी बात को ही रखना है। तो अभी तक हमारे किसी लीडर्स ने इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है, मेरा कहना ही नहीं। शरद पवार साहब ने आज खुलेआम कहा है, शायद इंद्रजीत जी ने नहीं सुना है, कि दो शख्स नहीं चाहते हैं, प्रफुल्ल पटेल छगन भुजबल की ये मर्जिंग हो, क्योंकि ये दोनों की कुछ अपनी मंशा है। तो खुलेआम कहा है आज के पीसी में, आपने सुना नहीं है। फिर इन्होंने कहा है ये शरद, अच्छा ये हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप मर्ज करें या ना करें, हमें हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी एक हम नजर रखते हैं, मगर ये शरद पवार साहब ने कहा है तो इस बात में वजन बनता है, एक वेट बनता है। वरना आप लोग मर्ज करके कहाँ जा रहे हैं, आप इंडिया अलायंस में आएंगे कि एनडीए में जाएंगे, ये पवार साहब का डिसीजन। मगर जो उन्होंने कहा है उस बात को आप अहमियत दीजिए। उन्होंने दो शख्स का नाम भी लिया है और ये खुलेआम मीडिया में आया है, कोई आप छिपी छुपाई बात नहीं है। अगर आपने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शरद पवार साहब का देखा होगा तो उन्होंने दो शख्स का नाम लिया है, लिया, शशिकांत शिंदे जी का नाम लिया है और जयंत पाटिल जी का नाम लिया है। बिफोर गोइंग, इंद्रपाल सिंह जी, यू वांट टू कमेंट ऑन दैट? बिकॉज आप देखिए पूरे वीडियो जो चल रहे हैं, शरद पवार साहब अकेला है, पूरे एनसीपी के टॉप लीडर्स शरद पवार गुट के लोग बैठे वहां पर और सब कह रहे हैं ये मर्जर की मीटिंग बार बार हुआ था और मर्जर की मीटिंग आप फर्स्ट वीक में फरवरी में तय करने वाले थे, अनाउंस भी करने वाले थे। इंद्रपाल सिंह जी। नहीं, अगेन मैं अपनी बातों पे हूँ कि ये वीडियो जो है ये कोई पुष्टि नहीं करता है और इस वीडियो के ऊपर हम इतना रिलाय जो कर रहे हैं, आई डोंट थिंक वी शुड रिलाय ऑन दिस वीडियो कि भाई इस वीडियो में अगर ये तो कई बातों के लिए मीटिंग हो सकती है ना, मीटिंग सिर्फ उसी बात के लिए नहीं हो रही ना ये। और कोई जो मीटिंग करेगा, जब मर्जर की मीटिंग करेगा तो ये तो बहुत सीक्रेट मीटिंग होगी ना, तो उसमें तो कोई डिस्क्लोजर नहीं होता है ना। ये पॉलिटिक्स है कि कब अगला मूव क्या है ये किसी को पता तो नहीं होता ना कि अगला मूव हम क्या करने वाले हैं। तो आई डोंट थिंक कि कभी दादा ने ऐसा कभी 17 जनवरी से लेकर ये हमारे जितने वरिष्ठ लीडर हैं उनके साथ में ऐसा कुछ डिस्कस किया है
कि हमें मर्जर करना है, अगर दादा ने डिस्कस किया होगा तो डेफिनेटली वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल साहब, अभी की डीसीएम सुनित्रा वैनी और फिर ये हमारे सुनील तटकरे साहब प्रांताध्यक्ष, डेफिनेटली इस पे वो लोग आज नहीं तो कल बैठक होगी और इसके ऊपर विचार होगा। बाकी किसी की ये मंशा है, किसी पे कोई एलिगेशन, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं सुना कि किसी स्पेसिफिक नेता के ऊपर आदरणीय पवार साहब ने कुछ को, कि वो इतने सीनियर लीडर है, वो ऐसा एलिगेशन मैंने नहीं सुना, इसलिए मैं कहूँगा कि मेरे हिसाब से तो नहीं लगा सकते। अच्छा, डॉक्टर पूजा मिश्रा जी विल स्लाइटली मूव ऑफ द टॉपिक। जब भी इफ फडणवीस साहब डावोस जाते हैं और वहां से 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, 40 लाख जॉब्स यहां पर क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑपोजिशन इंक्लूडिंग द कांग्रेस, अखिलेश यादव जी सेड नथिंग डूइंग, ये सब ठीक नहीं है। जब योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में बना रहा हूं और पूरे उत्तर प्रदेश को हम लोग पुअर फ्री जिस प्रकार से हम लोग बनाने के, तो वहां पर भी आलोचना की। आज जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की उन्होंने, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, पूरे रोड मैप लेके योगी आदित्यनाथ जी बैठे, वहां पर भी अखिलेश यादव जी विरोध कर रहे कि इट इज नथिंग, ये सब। नो, व्हाट इज इट? Why don't you believe Yogi and Fadnavis ji when they say that we are getting business, we are doing good for the economy? Dr. Pooja Mishra ji. Dr. Pooja Mishra ji, can you hear me? प्रदीप जी, एक मिनट, मुझे एक शो, Okay, मुझे okay. फर्दर प्रोग्राम में जाना है, तो आई Okay, मे बी all right, all right, परमिटेड all टू द right. शो। Okay, Advocate Nirpal ji. Yes. Dr. Pooja Mishra ji, yes, namaskar. Can you hear me? Dr. Pooja Mishra ji, can you hear me? No. Okay, you just connect her back again. Dr. Aviral Malik ji, same thing. फडणवीस साहब डावोस जाते हैं, 40 लाख करोड़ का बिजनेस लेके आते हैं, 40 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेशन महाराष्ट्र में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, ही इज टॉकिंग अबाउट दैट, ही इज टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग जॉब्स, गिविंग अ रोड मैप, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस के माध्यम से। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? ऑपोजिशन के इस प्रकार महाराष्ट्र में भी है, जैसे सैयद नासिर हुसैन साहब बैठे हैं, वहां पर पूजा मिश्रा जी बैठे, अखिलेश यादव जी अपोज कर रहे हैं। हाउ डू यू सी द ऑपोजिशन, डॉक्टर अविरल मलिक जी? नहीं, देखिए, आपने अभी अपने इस सवाल में ही स्पष्ट रूप से कहा कि जब इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, अब जब इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं उसमें भी समस्या हो जा रही है, तो इसका तो मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है और मेरे पास क्या किसी के पास कोई जवाब नहीं है। अगर प्रदेश में, देश में इन्वेस्टमेंट लाया जा रहा है और विकास किया जा रहा है, उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, हर क्षेत्र का विकास हो रहा है, रोजगार मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, उसके बावजूद भी आरोप प्रत्यारोप अगर किया जाता है तो विपक्ष होने का दायित्व उनके द्वारा निभाया जा रहा है। इसलिए जो व्यक्ति, जो दल विपक्ष होने का दायित्व निभाता है या एक तरीके से अपना राजनीति करने का काम करता है, भाई राजनीतिक दल है तो राजनीति करेगा, तो इसीलिए मैं उस विषय में बिल्कुल टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि इसके पीछे कोई कारण नहीं है। ये जहां तक विषय अगर बात कर जाए महाराष्ट्र प्रदेश के विकास का, तो महाराष्ट्र प्रदेश में निरंतर विकास हुए सुनिश्चित कर रहे काम निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र प्रदेश में हो रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है। और देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, अभी तक अजीत दादा पवार के नेतृत्व में हो रहा था और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में होता रहा, बिल्कुल स्पष्ट है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, हम सब लोग मजबूती के साथ महाराष्ट्र प्रदेश का विकास कर रहे हैं और महाराष्ट्र बहुत अहम प्रदेश है निश्चित रूप से। और अगर मुंबई की बात कर जाए तो इकोनॉमिक कैपिटल है, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। तो निश्चित रूप से किस तरीके से आर्थिक रूप से ये देश आगे बढ़े, मजबूत हो, इसकी भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार, हमारा दल चिंता करता रहा है और करता रहे। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, कैन यू हियर मी? जी बिल्कुल। या आई वाज टेलिंग द सेम थिंग। यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जी डावोस जाता है, गेट्स अराउंड 30 लाख करोड़ का बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन मुंबई, महाराष्ट्र, और 30 लाख के आसपास नौकरी गारंटीज ले रहे हैं। वहां योगी आदित्यनाथ जी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं पॉवर्टी फ्री उत्तर प्रदेश 1-2-3 साल में बना देंगे। व्हाई डोंट यू बिलीव हिम? आलोचना आप क्यों करते हैं अखिलेश यादव जी? डॉक्टर पूजा मिश्रा जी। प्रदीप जी, अगर ये सच्चाई है कि पॉवर्टी फ्री बना देना चाह रहे हैं, तो फिर 80 करोड़ लोगों को जो है राशन क्यों बांटा जा रहा है, अकाउंट में पैसे क्यों बांटे जा रहे हैं? अगर रोजगार मिल ही रहे हैं तो आप देखिएगा जो है, रोजगार की अगर बात करते हैं तो रोजगार को लेकर के छात्रों की बात निकल करके आ जाती है। 24 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश में छात्रों ने मास प्रोटेस्ट किया हुआ था
15 दिसंबर 2025 को छात्रों ने मास प्रोटेस्ट किया। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, ये उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां पे स्टूडेंट का मास प्रोटेस्ट इनको देखने को पड़ा। जब इन्होंने देखा कि स्टूडेंट बहुत मास प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इनको लगा डिवाइड किया जाए। फिर यूजीसी का जो अभी कोर्ट ने होल्ड कर दिया हुआ है वो लेकर के आगे कि छात्र आपस में डिवाइड होकर के आपस में लड़ते रहे। प्रदीप जी, आप इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रहे हैं, ग्राउंड पे डिलीवर कितना हो रहा है? अगर आप कह रहे हैं फडणवीस जी जो लेकर के आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में, मुझे नहीं पता कि महाराष्ट्र में एक्चुअल सच्चाई क्या है, कि वो ग्राउंड पे जाता है, वहां के लोगों को डिप्लॉयमेंट, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा होता है कि नहीं मिल रहा होता है, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। पर उत्तर प्रदेश की सच्चाई ये है प्रदीप जी कि यहाँ पर जो है, जो भी कंपनीज आती हैं, अभी जो है अपने सैमसंग की कंपनी देखी होगी वो एक्सपांड कर रही है, इसमें आप जाएंगे देखने के लिए तो आपको पता चलेगा उत्तर प्रदेश के लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश का एम्प्लॉयमेंट रेट, ये जो कंपनीज भी आ रही हैं, प्राइवेट कंपनीज भी आ रही हैं, इनमें जो है मैक्सिमम पहुंच करके जाता है 20%। मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट ये पहले ही बाहर से कर लेते हैं। तो ऐसा आपके फंड लाने से फायदा क्या है? और धरातल की सच्चाई ये है कि धरातल पे आपका कार्य नहीं चल रहा है। आप फंड ले आ रहे हैं, आप कागज में कार्रवाई करते चले जा रहे हैं, और आप ये नहीं बता रहे होते कि जो आप फंड लेकर के आ रहे हैं, आपने एलोकेशन कर दिया हुआ है कि हाँ ये कंपनी आ रही है, फिर वो कंपनी आ भी रही है, ग्राउंड पे कार्य कर भी रही है कि नहीं कर रही। सच्चाई तो ये है प्रदीप जी, इसीलिए क्वेश्चन मार्क जो है उठता है, और हम ही नहीं उठा रहे, ये तो जनता उठा रही है। और ये इन सरकार को भी पता हुआ है, आपको भी पता है कि जो इकोनॉमिक रिपोर्ट आती है वो साफ साफ क्लियरली कह रहा है कि हमारे भारत देश की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ आफ्टर कोविड देखी गई है वो के शेप है। और के शेप कहने का मतलब है जो अमीर है वो अमीर होता चला गया, और जो गरीब है गरीब होता चला गया। अमीरी और गरीबी की जो खाई है वो जो है काफी बढ़ गई हुई है, और उत्तर प्रदेश के नागरिकों को ऊपर में सबसे ज्यादा खर्च हो रखा हुआ है अभी फिलहाल। तो ये आप कहना कि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दे रहे हैं विदाउट गिविंग एम्प्लॉयमेंट, विदाउट गिविंग एजुकेशन, विदाउट इम्प्रूविंग द लाइफ स्टाइल ऑफ उत्तर प्रदेश पीपल, या फिर कहीं के भी, और आप कहते हैं आप 1 ट्रिलियन बनाए, तो फिर आप मुबारक को, आप 1 ट्रिलियन बना लीजिए, 1% लोगों को जो है अमीर बना करके। आप जो है इसको 10 ट्रिलियन बना लीजिए, 0.5% लोगों को अमीर बना करके। आप भारत देश को विश्व गुरु बना लीजिए, 1% लोगों के पास में 99% संपत्ति दे करके। पर उससे भारत देश की प्रगति तो नहीं हो रही है। आप बस कागज में दिखा ले जाएंगे कि हाँ ये जो है एक आदमी के पास में 100 किलो सोना है और दूसरे आदमी के पास में चवन्नी भी नहीं है। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स अमंग द मिनिस्टर्स, जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा एवरी मिनिस्टर कैन वर्क ऑन बिजनेस प्रपोजल्स अप टिल 50 करोड़ तक आप खुद तभी आप सही कह रहे प्रदीप जी, तभी जो है कल स्वतंत्र देव सिंह जी को जो है पकड़ लिया था उन्होंने, जो है बृजभूषण शरण ने। आपको जानकारी है? हाँ, इसीलिए मुझे लगता है कि उनको पता चला होगा कि ये स्वतंत्र प्रभार जो है इनके पास में आए हुए हैं, उसके बावजूद भी बृजभूषण शरण की विधानसभा, मतलब भाई विधायक के पास तो पैसे है नहीं, बेचारी क्या करे। उनके बेटे जो है एक सांसद है, दूसरे बेटे विधायक हैं। बृजभूषण शरण की बात कर रही हूँ मैं। अपने दोनों बेटों को नहीं पकड़ा उन्होंने, क्योंकि आप ही ने तो कहा अभी कि जो भाजपा सरकार में सांसद विधायक के पास में तो निधि जा नहीं रही है, मंत्रालयों के पास में जा रही है। इसीलिए उन्होंने तय किया कि अब जो है हम पकड़ते हैं स्वतंत्र देव सिंह जी को। हमारे अगर विधानसभा क्षेत्र में कार्य नहीं हो रहा है, भाई स्वतंत्र देव सिंह जी को पकड़ा जाए, मंत्री है, इनको एलोकेट किया गया हुआ है, इतना पैसा उनसे पूछा जाए। तो ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद, इनके बीच में अपने आपस में इतने कलेश चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कल उत्तर प्रदेश की जनता ये न्यूज देख रही थी कि एक भाजपा के पूर्व विधायक ने एक भाजपा के वर्तमान मंत्री को बंधक बना लिया है। एक से पहले जो जनता देख रही थी कि भाजपा के विधायक के, भाजपा के मंत्री के जो गनर है वो आपस में भिड़ गए हुए हैं। इससे पहले जनता देख रही थी कि भाजपा के विधायक जो है वो उनके कपड़े फाड़ दिए गए हुए हैं भाजपा सरकार द्वारा। उससे पहले देख रहे थे डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि सरकार बड़ा है कि जो है संगठन। तो उत्तर प्रदेश तो इनके अंतःकलह के भेंट चढ़ जा रही है कि वर्चस्व किसका ज्यादा है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, ब्रजेश पाठक का, सतीश महाना का, कि और इनके मंत्रियों का। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश में तो सच्चाई यही है कि जो पैसे आ रहे हैं, अगर आपको भरोसा नहीं हो तो उत्तर प्रदेश की एक बार ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए तो आपको जानकारी मिलेगी कि जो भी पैसे, जो भी इन्वेस्टमेंट है सब कागज में रह रहे हैं, धरातल पर कुछ नहीं पहुंच रहा है। वो कागज में रह करके कागजों में ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी आकर के, मैं
कहूंगी, साउथ इंडियन हीरो जैसे कोई डायलॉग डिलीवर करेंगे, उसके बाद में डायलॉग डिलीवर करके चले जाएंगे। आपने शायद देखा होगा भी माघ मेला जो है, कल माघी पूर्णिमा का स्नान है, कल 1 तारीख है, कल माघी पूर्णिमा का स्नान है। और यहाँ पर भी इतना ईगो क्लैश चला है, मतलब आप दीन धर्म से भी चले गए, दीन से भी चले गए, दीन से तो गए थे, अब धर्म से भी चले गए, आपका ईगो इतना बड़ा हो रखा हुआ है। तो आप कल्पना करिए कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में हालत क्या हो रखी होगी। इन्होंने कई बार मैंने कहा कि महिलाओं को सड़कों पर उतार रखा था, उनपे लाठियां भाजी हुई थी, किसानों को डीएपी यूरिया मांगने के लिए लाठी भाजी हुई थी, छात्रों को नौकरी मांगने के लिए लाठी भाजी हुई थी, पेपर लीक पे छात्रों पर लाठी भाजी हुई थी। अब इन्होंने जो है लात घूसे भाज दिए, संतों महंतों पर बूटे चला डाली, शिखाएं खींच डाली, निर्वस्त्र कर डाला। मतलब दीन धर्म सबसे जो है ये सरकार चली गई हुई है। और उसके बाद में मैं फिर कहूंगी, आप जो है पूरे यूनिवर्स में गुरु बन जाइए, कोई मतलब नहीं है। जब देश की जनता परेशान हो, देश के लोग परेशान हो, आप यूनिवर्स में गुरु बनिए, दूसरे सोलर सिस्टम में चले जाइए और उसमें जाकर के विश्व गुरु बन जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। प्रदीप जी, सच्चाई उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र का मुझे नहीं पता चल रहा है कि अभी क्या है, पर महाराष्ट्र का जो अभी जिस तरीके से अभी अजीत पवार जी की बात चल रही थी, मैं जो एनसीपी के प्रवक्ता हैं, मैं उनका साथ सम्मान कहना चाहूंगी। अभी इन्होंने जो है कई बार कहा कि जो शरद पवार जी हैं वो तो हेड है, बहुत वो पहाड़ हैं, वो मतलब उनके सामने हम कुछ नहीं है। एट द सेम टाइम, इन द सेम डिबेट, यू डिनाइड हिज स्टेटमेंट। That's how you respect the पहाड़, that is how you respect the one of your biggest leader at the same time। और मुझे लगता है इनको खुद भी एक बार देखना चाहिए कि either you respect, either you don't, either you are into the politics, politicizing things, either not। आप इसको क्लियर तो कर लीजिए ना। आपने इसी डिबेट के बीच में, I was not trying to comment on what the situation of the Maharashtra, but actually क्योंकि ग्राउंड की चीजें नहीं पता है। What we know through the journalism, through the media, and the media houses have their selective things to present। तो आप 2-4-10 मीडिया हाउसेस को देखते हैं तो आपको पता चलता है this happened, that happened। पर यहाँ पे मैंने जो देखा एनसीपी के जो प्रवक्ता थे, विद ड्यू रेस्पेक्ट, आप एक बार अगर उनको कहते हैं जो बहुत पहाड़ हैं, इतने बड़े पहाड़ है कि आपने बताया ही नहीं उनको कि जो है आप आइए, हम इनका जो है शपथ होना है डिप्टी सीएम का। विद ड्यू रेस्पेक्ट, कांग्रेचुलेशन टू हर। एंड कि हाँ भाई महिला सशक्तिकरण की बात, क्योंकि हर जगह पे महिलाएं होनी चाहिए। अब ये है भाजपा के साथ में, भाजपा की मैक्सिमम जो है स्टेट में सरकारें हैं, महिलाएं भी होंगी, सबको बोले कि वहां पे मुख्यमंत्री बना दे, महिलाओं को बस रेखा जैसी ना बनाए कि वो जो है, अब जान ही रहे किस तरीके की बातें बोल रही होती हैं, ऐसे ना बनाए, पर बना दे। बहुत सशक्त महिलाएं होंगी जो आपके संगठन में आवाज उठाती होंगी, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। और जहां तक बात रही भाजपा सरकार की, मुझे लगता है प्रदीप जी, भाजपा सरकार अब बिल्कुल पूरी तरीके से परेशान है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो डिक्टेटरशिप को लागू करे तो कैसे करे, क्योंकि जनता ये डरे हुए हैं कब कौन सा ट्रिगर दब जाए, कि कब कौन सी जो है जब महिला सड़क पर आ जाए, कि बच्चे सड़क पर आ जाए, कि किसान सड़क पे आ जाए। इनकी एक जरा सी गलती, कुछ भी करने के लिए चलते हैं, पता चलता है कि लोग सड़क पर आ गए हुए हैं, फिर बैक फुट पर जाते हैं, फिर कुछ करने के लिए चलते हैं, फिर उनको पता चलता है कि जो छात्र सड़क पर आ गए हुए, फिर ये बैक फुट पर जाते हैं। क्योंकि इन्होंने कार्य नहीं किया हुआ है, इन्होंने हमेशा जो है कोई शॉर्टकट, कोई टेक्निक लगा करके कुछ जो है लोगों को आपस में भिड़ा करके लड़ाई करके इन्होंने सरकार बनाई हुई है। अब ये वो चल नहीं रहा है, जनता को परेशानी इतनी हो गई है, वो उसके पास एनर्जी नहीं बची कि लड़े जा आपस में। उसको है कि भाई पहले हमको 2 समय की रोटी मिलनी चाहिए, हमको रोजगार मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, और यही परेशान कर रही है भाजपा सरकार को। माननीय अभी देखिएगा, अभी चुनाव आते आते उत्तर प्रदेश का, ऐसा यूं ही नहीं कहते तो उत्तर प्रदेश से रास्ता बनता है दिल्ली का, उत्तर प्रदेश के चुनाव आते आते इनके ना जाने डिब्बे जो अभी लड़ रहे हैं ना, डिब्बे जो आपस में लड़ रहे हैं, उनकी सीटें भी लड़ेंगी और आपको देखने को मिलेगा। पर परेशानी की बात यह है कि इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता भुगत रही है। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता को भाजपा की जो अंतःकरण है उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। I will ask Syed Nasir Hussain साहब before I go to Dr. Abhinal Malik साहब। Syed Nasir Hussain साहब, राहुल गांधी जी highlighted the right thing। उन्होंने कहा कि आप जो ट्रम्प टैरिफ्स है उससे 4.5 करोड़ जॉब्स आर लॉस्ट, उसके लिए कुछ कीजिए। आप मोदी साहब कुछ कीजिए, रिलीफ दीजिए, स्पेशली एक्सपोर्टर्स जो यूएस के लिए थे। 4.5 करोड़ जॉब्स हैव बीन लॉस्ट। डेड इकोनॉमी राहुल गांधी जी ने कहा। सब फिर क्रिटिसाइज करने, राहुल गांधी जी देश के खिलाफ बोलते हैं, राहुल गांधी जी देश के खिलाफ। फडणवीस साहब, बट फडणवीस साहब कह रहे हैं कि आई बॉट 30 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट इन महाराष्ट्र
और 40 लाख जॉब्स में क्रिएट कराओ, तो आलोचना क्यों हो रहा है डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब? नहीं नहीं, शायद आप आपको पता ही है कि पिछले 3 साल से इन्होंने कहा कि 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आया है। बिल्कुल हमने इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, किया। पूरे महाराष्ट्र को भी बताया कि जो 2000 करोड़ की कंपनी नहीं है वो 5 लाख करोड़ भी यहाँ इन्वेस्टमेंट करती है। उसकी सारे सिर्फ क्या होता है, जॉब ऑफर मिल रहा है, एमयू साइन हो रहा है, पर जमीन में वो तब्दील नहीं हुआ। हमने उसका एक रोड मैप निकाला कि क्या इतनी लैंड हम दे सकते हैं, 50 लाख करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट, तो इतनी फैक्ट्री खुली होगी। तो हमने पूरे एमआईडीसी को चेक कराया, तो वहां पूरे एमआईडीसी के पास इतना लैंड ही नहीं था कि वो इतना जमीन उनको दे सकती थी। तो वो सारी बातें एमयू पे साइन हो रही, जो 200 करोड़ की कंपनी है वो 5 लाख करोड़ की कंपनी साइन करती है। तो इस तरह से एमयू करके कागजों पे तो दिखता है पर जमीन पे नहीं दिखता है। हमने तो मांग किया था सरकार से, अगर निश्चित 50 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट आया है तो व्हाइट पेपर रिलीज करिए और हमें बताइए कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट है। तो आज तक उस सरकार ने अब तक जवाब नहीं दिया। लास्ट हमने 4 दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये रिपोर्ट मांगा था, पर सरकार ने तो बोलते हैं इकोनॉमिकल फॉर्म में जाके आप बोलते हैं 14.5 लाख करोड़ का हम लेके आ रहे हैं, तो वही बात होगी जो पिछले 50 लाख करोड़ का हुआ है। तो जिस तरह पिछले 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कागजों पे रह गया, ये भी वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि हमने जब व्हाइट शपथ पत्र आपसे मांगा और आप नहीं दे पा रहे हैं, ना एमआईडीसी के पास इतनी लैंड नहीं है, तो वो कैसे करेंगे। तो ये सारी बातें, तो वो कंपनियों का नाम भी हमने दिया है, जो कंपनियों की टोटल कैपिटल कितना है और वो इन्वेस्टमेंट एमयू कितने की साइन की है, उसकी इतनी पैसा ही नहीं कि वो इतना इन्वेस्टमेंट कर सकती हो। तो एमयू साइन तो हो रहा है, वो सबको दिख रहा है, पेपरों का हेडलाइन अच्छा बनता है, पर जमीन पे नहीं आता है। इसलिए हम राहुल जी ने जो सवाल उठाते हैं कि जॉब क्रिएशन होना चाहिए, महाराष्ट्र में जॉब क्रिएट होना चाहिए, पर किसानों की हालात देखिए महाराष्ट्र के अंदर, अमरावती हो, विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, कहीं चले जाइए, क्या किसान आज भी आत्महत्या सबसे ज्यादा कर रहा है? तो हमारे महाराष्ट्र में कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? जब इतने सारे इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो उनको पानी क्यों नहीं मिल रहा है? आज भी नासिक में लोग किलोमीटर जाते हैं, कई किलोमीटर के बाद पानी लेकर आते हैं। क्यों लेकर आ रहे हैं? कांदा और पटाटा के जो फार्मर है वो रोज जला देते हैं, रास्ते पे दूध फेंक दे रहे हैं, प्याज को जला दे, ये तमाम चीज महाराष्ट्र में हमने देख रहे हैं। तो ना ओनियन वालों को सही मिल रहा है, ना बटाटा वालों को सही मिल रहा है, ना तमाम फार्मर्स हमारे यहाँ परेशान, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये सारा इन्वेस्टमेंट कागजों पर क्यों दिखता है? तो इसलिए ये सवाल उठाया जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी गिरती क्यों जा रही है महाराष्ट्र। हम कैपिटल के इतने बारे हैं, हमारे ऊपर कितना कर्ज क्यों हुआ जा रहा है, महाराष्ट्र पे इतना कर्ज क्यों हो रहा है? तो ये सारे सवाल अगर राहुल जी उठाते हैं तो ये कौन सी गलती, ये देश के खिलाफ है क्या? ये सवाल तो एक विपक्ष का काम ही है उठाना कि डेड इकोनॉमी हो रही है, इसका जवाब दीजिए। ये सारे चीजें सरकार से जब पूछी जाती है तो इनके पास जवाब नहीं होगा, तो नेशनलिज्म की बात करेंगे, राष्ट्रवाद की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, वो तमाम बात करेंगे जो इनको बात नहीं करनी चाहिए। जो मुद्दे की बात होगी उससे ही पिछड़ जाते हैं। तो ज्यादा लंबी बात करने की जरूरत नहीं है। हमने एक पीसी किया था, उसमें सारा रिपोर्ट मैंने दिया है और उस पर भी हम लोगों ने मुकम्मल बात रखी है। वो सरकार से हम आज भी जवाब मांग रहे हैं, सरकार देखते हैं वो कब जवाब देगी। नासिर हुसैन, आई वांट टू आस्क यू सैयद नासिर हुसैन साहब, रिपब्लिक डे में जिस प्रकार से थर्ड रो पे राहुल गांधी जी एज अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड खड़गे साहब को थर्ड रो पे बिठा दिया, ये क्या प्रोटोकॉल में फिट होता है? बिकॉज कांग्रेस के लीडर्स ने बार बार इस चीज को हाईलाइट कर दिया। लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल जी, सोनिया जी के बगल में बैठते थे, मनमोहन सिंह जी के बगल में बैठते थे। तो क्या ये अहंकार है? इज दिस एरोगेंस ऑफ पावर? देखिए राहुल जी एक ऐसे नेता है, आप कहीं भी बैठा जाइए तो भी पर वो बात राहुल जी को बैठाने की नहीं, एक लीडर ऑफ ओपोजिशन की बात है। एक संवैधानिक संस्था पे, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति को आपको रिस्पेक्ट देना है। लीडर ऑफ ओपोजिशन, आप उसे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं तो ये देश का रिस्पेक्ट खराब कर रहे हैं। बाहर के गेस्ट बैठे हैं और आप उनको जगह नहीं दे रहे, तो दुनिया को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप उन्हें कहीं भी बैठाइए तो राहुल गांधी की इमेज पे क्या फर्क पड़ जाता है? वो तब भी लीडर ऑफ ओपोजिशन होंगे, मगर जो प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं, जो इमेज बनाना चाहते हैं, जो दुनिया में उनका इमेज दिखाना चाहते हैं, इससे उनका इमेज नहीं गिरता, हमारे देश का इमेज गिरता है। कि आप अपने लीडर ऑफ ओपोजिशन को कौन सी अहमियत दे रहे हैं? आप दुनिया के किसी भी मौलिक कंट्री में जाइए, एलओपी को क्या रिस्पेक्ट मिलता है और हमारे देश में क्या हो रहा है?
यहाँ तो वार हो रहा है, जैसे वार चल रहा हो, एक एलओपी और एक देश के प्रधानमंत्री एक वार जैसी एक्टिविटी बना के रखा है, जैसे यूक्रेन और रशिया की लड़ाई। तो आप इस देश को बनाइए, एलओपी की इज्जत करते हैं, देश की इज्जत करते हैं, कि एक पैरेलल टू पीएम पोस्ट होता है एलओपी जो होता है, आप उसको अपने, जो मानता हूं कि संविधान में उनकी कैटेगरिया नहीं दिया गया है, कहाँ बैठाना है उठाना है, ये संविधान में उसका जिक्र नहीं है, मगर आप एक प्रोटोकॉल तो बना सकते हैं, एक आप दिखा सकते हैं कैसे करना है, पर आप उस प्रोटोकॉल को नहीं बनाना चाहते तो आपको बेहतर है। ये सरकार कोई अमर तो है नहीं, ये सरकार की भी जानी तय है, फिर देखते हैं क्या होगा। डॉक्टर अविरल मलिक साहब, डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, सैयद नासिर हुसैन साहब जो इश्यूज उठाए, दे आर वैलिड इश्यूज, एरोगेंस ऑफ पावर। समाजवादी पार्टी के प्रोजेक्ट को आप अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे बताकर, जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट्स है दिल्ली हो या अलग अलग जगह पर जो अखिलेश यादव जी ने प्रोजेक्ट किए, वो आप अपने प्रोजेक्ट समझ के कर रहे हैं। अभी आज के तारीख में लेटेस्ट जो है शंकराचार्य वर्सेस योगी मोदी, जिस प्रकार से फर्स्ट टाइम, जैसे डॉक्टर पूजा मिश्रा जी कह रहे, फर्स्ट टाइम माघ मेला में शंकराचार्य विदाउट टेकिंग बात वहां से निकल गए ना। हाउ कैन यू जस्टिफाई? किस प्रकार से डॉक्टर अविरल मलिक जी? नहीं, निश्चित रूप से बहुत दुख का विषय, जहां तक विषय भगवान शंकराचार्य जी का, तो निश्चित रूप से हम सब भगवान शंकराचार्य जी के रास्ते चलने वाले लोग हैं, वो हमारे आदर्श हैं, मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय हमारे स्टैंड का, तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का जो हमारा स्टैंड है, वो बिल्कुल स्पष्टता पूर्वक कहा था एएनआई और आईएनएस मीडिया एजेंसीज के समक्ष। और जहां तक विषय एक तरीके से अगर बात कर जाए केशव प्रसाद मौर्य जी की, कुछ लोग कहेंगे कि मौर्य जी ने क्यों कहा, तो वो उप मुख्यमंत्री हैं, पिछली बार भी उप मुख्यमंत्री थे, वो विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। और उसके साथ साथ मुख्य बात है कि वो प्रयागराज क्षेत्र के लोकल उसी क्षेत्र से आते हैं, और वो संतों के कितने करीब और कितने निकट है, इसका मैं एक उदाहरण भी देना चाहूंगा। मैं नरेंद्र गिरी जी महाराज हुआ करते थे, लेटे हनुमान मंदिर, एक मंदिर है हमारे इलाहाबाद में प्रयागराज में, तो उनका जब निधन हुआ उससे 2 दिन पहले ही वो अंतिम नेता थे जो जिन्हें सौभाग्य मिला था उनके दर्शन का, और वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी थे नरेंद्र गिरी जी महाराज। तो निश्चित रूप से वो संतों के बहुत करीब रहे हैं, संतों का आशीर्वाद हमेशा सदा सर्वदा में मिलता रहा है। तो हम संतों के आशीर्वाद के आधार पर चलने वाले लोग हैं, संत हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे आदर्श हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से उनके स्टैंड का, वो हमारे स्टैंड का, वो बिल्कुल स्पष्ट है, उनके द्वारा जो स्पष्ट किया गया। भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए उन्होंने बिल्कुल स्पष्टता पूर्वक इस विषय को रखा कि जो भी अधिकारी, जो भी लोग इसमें शामिल रहे होंगे, जिनकी भी इसमें त्रुटि है, जिनका भी इसमें अपराध है, जिनके भी नाम सामने आते हैं, तो निश्चित रूप से जो लिस्ट सामने आएगी उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाए, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और जहां तक विषय एक तरीके से अधिकारियों का, तो आईएएस हो, आईपीएस हो, पीसीएस हो, पीपीएस हो, पीईएस हो, पुलिस वाले हो, कोई भी हो, ये हमारी जो टैक्स पेयर की एक तरीके से कमाई है, उसमें से इनकी तनख्वाह जाती है। अगर ये किसी रूप में गलत काम करते हैं तो कठोरतम कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए, और होगी, हमारा स्पष्ट मानना है। नंबर 2, जहां तक विषय इस विषय पे हमारे स्टैंड का, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्टता पूर्वक भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए इस विषय को रखा था कि इस विषय का समापन करते हुए एक तरीके से अच्छा संदेश एक प्रकार से जाए, उनसे उनके चरणों में निवेदन किया था। ये हमारा जो स्टैंड था वो बिल्कुल स्पष्ट रखा था, और जो अधिकारी दोषी होंगे उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाए, ये हमारा स्पष्ट मानना। 40 डे आपको अल्टीमेटम दिया है शंकराचार्य जी ने, अभिमुक्तेश्वर आनंद। I'll just come to Dr. Mishra ji. 40 days ban beef exports where Uttar Pradesh is concerned. कौ को राजमाता घोषित की जाए। 40 days का अल्टीमेटम। हम तो वो लोग हैं, अगर मैं अपनी निजी भी बताऊं तो हम तो वो लोग हैं जो संतों के आधार पे चलते हैं, संतों के मार्गदर्शन पे चलते हैं। और मैं खुद भी हर मंगलवार का व्रत रखता हूं, और पूरे जीवन से प्योर वेजिटेरियन हूं। हम तो प्योर वेजिटेरियन रहने वाले लोग हैं, संतों का मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले लोग हैं, ब्राह्मण को देवता मानने वाले लोग हैं। और मैं जाट हूं, तो निश्चित रूप से हम सब जाट ब्राह्मण देवता निश्चित रूप से मानते हैं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। और पूजा जी हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी से हैं, हम सब सम्मान करते हैं। जहां तक विषय एक तरीके से हमारी पार्टी का, तो हमारी पार्टी पूर्ण रूप से सम्मान करने वाली पार्टी है। जहां तक शंकराचार्य जी का विषय, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वो हमारे पूज्य हैं जी। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, हाउ डू यू सी द एंटायर? बोलिए। हाँ। ये जो है बटुक है, ये बटुक है, बटुक की शिखा जो है इनकी पुलिस प्रशासन खींच रही है। ये इस तरीके से जो है मानते हैं
जो है ब्राह्मणों को इस नहीं, तरीके बहुत से ही गलत मानते है, हैं बहुत ही बेशर्मी कि वाली बात है। कार्रवाई होनी चाहिए और नहीं, हो। मैंने इंटरव्यू नहीं किया था, आप मत आइए प्रोटेक्शन में, आपको सच्चाई नहीं पता, आपको विषय की जानकारी नहीं है। तो पहले ये जान लीजिए कि जो है 18 जनवरी 2026 जो मौनी अमावस्या का दिन होता है, शंकराचार्य जी स्नान करने के लिए जा रहे थे। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जा रहे थे स्नान करने के लिए, उनको रोक दिया गया। उनको रोका गया, रोकने के बाद में उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने लगभग 1.5 घंटे तक संगम नोद से पहले इंतजार किया कि ठीक है, हमें रोका गया हुआ है, हम उसके बाद में स्नान करने के लिए जाएंगे। आपकी पुलिस प्रशासन कहते हैं बड़ी गर्मी चढ़ी है, गर्मी उतार दी जाएगी, ये सम्मान करते हैं आप संतों का। उसके बाद में आप जो है उनके बटुकों की शिखा खींचते हैं, निर्वस्त्र करते हैं, और जो है 80 साल के एक बुजुर्ग साधु के मुंह पर बूटों से रगड़ती है आपकी पुलिस, और आप कह रहे हैं कि हम सम्मान करते हैं। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में उनको टहलाया जाता है शंकराचार्य जी को। फिर शंकराचार्य जी, क्योंकि वो निकले थे मौनी अमावस्या का स्नान करने के लिए, वो अपने शिविर के बाहर में रुक जाते हैं, क्योंकि वो वहां पे पुलिस उनको छोड़ करके चली जाती है। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में पुलिस प्रशासन उनको नोटिस भेजती है, नोटिस भेजती है कि आप ये बताइए कि आप शंकराचार्य हैं, जबकि आपको पता है कि संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है, और हमारा जो शिरोर मठ का जजमेंट आ रखा हुआ 1954 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें साफ साफ क्या गया हुआ है कि धर्म में सरकार या राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। धर्म का मामला है, वो धार्मिक लोग ही उस पर डिसीजन लेंगे जब तक कि कोई क्रिमिनल इशू नहीं होता है। उसमें आपकी पुलिस प्रशासन ने उनको नोटिस भेजा था कि आप बताइए कि आप शंकराचार्य। उसके बाद में सम्मान करते हैं आप, दूसरी नोटिस गई थी उनके पास में, दूसरी नोटिस गई थी कि आप बताइए इस तरीके से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका जमीन आवंटन रद्द क्यों ना कर दिया जाए माघ मेले में। तो शंकराचार्य जी ने कहा पहले आप बताइए कि आपने मुझे किस नाम पर जमीन दिया हुआ था, जब आप मुझसे पूछने चलाए कि शंकराचार्य आप हैं भी कि नहीं है। उसके बाद में वो लगातार 11 दिन तक वहां पर बैठे रहे और आपकी प्रशासन नहीं जागी। प्रशासन क्या, सरकार के इशारे पे हो रहा था। तब इन्होंने बोला कि केशव प्रसाद मौर्य जी का जो स्टैंड, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कुछ लोग भगवा पहन करके कालनेमी बने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरीके से सम्मान किया भगवान शंकराचार्य जी का। जब भगवान शंकराचार्य जी जो है चलने लगे, तब भी आपने से कोई नहीं गया, और अभी भी पुलिस प्रशासन के ऊपर में कार्रवाई करने की बात नहीं की जा रही है। और केशव प्रसाद मौर्य जी ने दूर से, वो होता नहीं बीरबल की खिचड़ी, लग्गी से पानी पिलाना, हमारे उत्तर प्रदेश में कहावत कही जाती है, उन्होंने लग्गी से पानी पिला दिया कि जो है हम शंकराचार्य जी से चाहेंगे कि इसको विवाद को बंद किया जाए और स्नान कर ले। अरे भाई, ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था कि बटुकों को आप निर्वस्त्र करके आपने शिखा खींची? तो ये दम भर गया हुआ है सरकार के अंदर में। और आपको शायद जानकारी नहीं होगी प्रदीप जी, यहाँ के डीएम उत्तर प्रयागराज के माघ मेले के जो डीएम थे, वो सतुआ बाबा के यहाँ पे जाकर के रोटी बना रहे थे, और सतुआ बाबा वहां पे बुलडोजर लेकर के स्नान करने जा रहे थे। करोड़ों की गाड़ी, न्यूज बनी हुई थी कि सतुआ बाबा ने इतने करोड़ की गाड़ी ले रखी हुई, वो उसको ले जाकर के स्नान कर रहे थे। तो ये कहना कि इन्होंने शंकराचार्य जी का सम्मान किया, माफ नहीं करेगा। आप ये जान लीजिए कि आपने ब्राह्मणों की शिखा खींची, ब्राह्मणों को निर्वस्त्र किया था, और इस चीज को भूल जाइए कि आपको लगता है कि आप जो है उसमें लिपापोती कर लेंगे और जनता आपको माफ कर देगी। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में उन्होंने बात की नरेंद्र गिरी जी महाराज जी का, तो नरेंद्र गिरी जी महाराज जी का जब मर्डर हुआ था, और इन्होंने भी बात की लेटे हुए हनुमान जी की। हाँ, वो लेटे हुए हनुमान जी हैं। जब जो है भगवान श्री राम जी महाभारत के बाद में उन्होंने रेस्ट लिया था, जब महाभारत खत्म हुआ था, तो हनुमान जी जब चल करके आए तो माँ गंगा के पास में पहुंचे, तो भगवान श्री राम जी से उन्होंने पूछा, भगवान से उन्होंने पूछा कि अब मैं करूं क्या? तो उन्होंने कहा कि अब कलयुग में आपको तो रहना यहीं पे है, तो आप बोले कि यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं, तो वहां पे विश्राम किए। वो निरवानी अखाड़ा के अध्यक्ष थे नरेंद्र गिरी जी, उनका मर्डर हुआ। आप उनको बचाने से उनसे पहले मिलने वाले कौन से थे? अगर जो है इतने डिप्टी सीएम हो रहे होते तो डिप्टी सीएम जाकर के लग्गी से पानी थोड़ा पिला रहे होते? उनको किसने रोक रखा हुआ था यहाँ पे आने से? सारे लोग पहुंच जा रहे हैं भगवान शंकराचार्य जी के पास में, लेकिन डिप्टी सीएम नहीं पहुंच पाए हुए। ये देखिए नौटंकी आप लोग अपने पास मुबारक रखिए, जो आप कृत्य कर रहे हैं इसका जवाब जनता आपको देगी। और अभी जो 40 दिन का आपको अल्टीमेटम मिला, करे कि हम नहीं खाते। अरे जहां जहां लीगल कर रखी हुई है आपने गौ हत्याएं, वहां लीगल कर लीजिए। आप कितने स्टेट हैं? अभी आपके किरण रिजिजू जी कहते हैं कि हम तो खाते हैं बीफ, रोक करके दिखाए। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, चले जाइए आप गोवा, उसके बाद में अंडमान निकोबार चले जाइए, ये सारे स्टेट्स हैं, और इसमें से मैक्सिमम बीजेपी शासित राज्य हैं।
हम तो कहते हैं कि असम है ना, हेमंत बिश्व शर्मा चीख चीख कर कहते हैं, उनसे बोलिए वहीं पे बैन कर ले। बड़े हिंदूत्व की बात करते हैं कि और ये गो कसी या गौ माता की हत्या बैन करते हैं, एक बार बोलिए जा करके। We'll go to the सेवन final सिस्टर्स है, word बोल करके from दिखा Sayyid दीजिए वहां Nasruddin पे, साहब। ज्यादा सही रहेगा। सैयद नासिर हुसैन साहब, द फाइनल वर्ड, किस प्रकार से देख रहे हो जिस प्रकार से सनातन धर्म में अपमान, सनातन धर्म वर्सेस सनातन धर्म, इसमें राहुल गांधी जी, शशि थरूर जी ने आज कहा कि राहुल गांधी हैज अ स्ट्रॉन्ग वॉइस अगेंस्ट कम्युनलिज्म। किस प्रकार से देख रहे हो जिस बंटवारा, जिस प्रकार से हर चीज चल रहा है? देखिए, ये मैं इस सब्जेक्ट मेरा नहीं है ना, मैं इस सब्जेक्ट पे ज्यादा बोलता हूँ। ये धार्मिक चीजों पे मुझे नॉलेज कमी है, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करता हूँ। मगर मैंने देखा है सुप्रीम कोर्ट कुत्तों पे शो मोटो ले सकता है, पर असम में जो हो रहा है उस पे शो मोटो नहीं लेता। एक धर्म के नाम पे असम में जो आग लगाया जा रहा है हेमंत बिश्व शर्मा के तौर पे, उसमें सुप्रीम कोर्ट को सुनाई नहीं देता है। तो अब कुत्तों की अगर बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट को शो मोटो नोटिस लेना आता है। तो मैं, ये हमारी बहन ने बहुत सारी बातें बोली हैं, उनको नॉलेज है धार्मिक चीजों की। मैं उस चीज का स्टूडेंट नहीं हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं उस पर नहीं बोलता हूँ। मुझे इजाजत दीजिए, एक मेरा We'll finish the program. Thank you so much, Dr. Pooja Mishra ji, Dr. Aviral Malik Sahab, Sayyid Nasir Hussain Sahab. Thanks for being on the show. Thank you so much. As we always end with the preamble to the Constitution that says, "We the people hereby resolve to constitute into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty, and fraternity. Justice that is social, economic, and political. Equality before the law, and equal protection of rights. Where liberty is concerned, we talk about freedom of speech, expression, faith, worship, and belief. When we talk about fraternity, we talk about eternal brotherhood, believing the territorial and political integrity of the nation." To subscribe to the fastest growing channel, you click onto the icon subscribe. When you click to the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation. And we always believe it's a fundamental duty of all political parties from all political fronts to come together to see that they preserve and protect the foundations of the Constitution. Because if the pillars of the Constitution are safe and secure, the Constitution survives. If the Constitution survives, the Republic survives, and the people of the Republic survive. That's all from Pradeep Nambiar, Nation Now. We'll come again with more news from the nation, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.